हेलो गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मैं साकिब रहमान और आज बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से। बहुत सारी बातें डिस्कस होंगी और उम्मीद है बहुत सारे दोस्तों को बहुत नया सीखने को मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा। जम के रहिएगा क्योंकि बहुत सारे राज फाश होने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांजैक्शन के हवाले से। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज़ अ ट्रांजैक्शन। हमारे इर्द गिर्द हमें जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो या ट्रांजैक्शन है और या ट्रांजैक्शन के नतीजे में वजूद पाई हैं। और सिर्फ़ मादी अशिया नहीं बल्कि इंसान के जज्बात में भी ट्रांजैक्शंस का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। वो लोग कहते हैं ना कि हम यारों के यार हैं, तो ये भी एक तरह की ट्रांजैक्शन है कि हम यारों के ही यार हैं। हम सबके यार नहीं हो सकते। आगे से आप कुछ देंगे और बदले में कुछ मिलेगा, तो दोस्ती इसी का नाम है, कुछ लेना कुछ देना वगैरह वगैरह। इस तरह वो एक गाना भी है, दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। तो ये भी एक तरह की ट्रांजैक्शन है। खैर मजाक बरतरफ, जहाँ तक मालियात का मामला आता है और जहाँ तक लेन देन और रकूम की तरसील का मामला आता है, तो उसके अंदर ट्रांजैक्शन बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों से होती है। कमोडिटी के ज़रिए से, यानी स्टॉक के ज़रिए, जिसको आप बार्टर सिस्टम वगैरह समझ सकते हैं। आप स्टॉक दें, स्टॉक लें, सोना दें, आटा लें, चीनी दे के दाल लें, कोई भी चीज़ कमोडिटी यानी स्टॉक की लेन देन में हमारी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। ठीक है। दूसरा, हमारी कैश के ज़रिए ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं और तीसरा हमारे बैंक के ज़रिए यानी चेक पे ऑर्डर और बैंक ट्रांसफ़र वगैरह वगैरह की हमारी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। तो बेसिकली जो कमोडिटी होती है ये तो ख़ुद एक वैल्यूएबल थिंग है और इसके ज़रिए ट्रांजैक्शन हो सकती है, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं इसका। दूसरे नंबर पर जो कैश है, इसकी बैक पे असल में गवर्नमेंट होता है। कमोडिटी के बैंक पे, स्टॉक की बैक पे हमारी इंसानी ज़रूरियात होती हैं, हमें स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है। वो खाने पीने के आइटम भी हो सकते हैं, इस्तेमाल करने वाले आइटम भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जहाँ तक कैश का ताल्लुक है, इसकी बैक पे गवर्नमेंट होती है। मिसाल के तौर पे डॉलर के पीछे अमेरिकन गवर्नमेंट है और अमेरिका का फेडरल रिज़र्व है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं और $100 का नोट किसी को भी दें और उससे कुछ चीज़ मांगने की कोशिश करें तो वो आपको देगा उस वक्त तक जब तक अमेरिका ने डॉलर को अपनी करेंसी तस्लीम किया हुआ है। तो जब तक गवर्नमेंट मौजूद है तब तक वो कैश भी मौजूद है। कैश की बैक पे हमेशा से ही गवर्नमेंट रही है। दूसरी ट्रांजैक्शन का जो तरीका होता है, बैंक का पे ऑर्डर या चेक या बैंक ट्रांसफ़र या कुछ भी, ठीक है, उसकी बैक पे हमेशा इंस्टीट्यूट होता है, बैंक होता है। वो स्टेट बैंक भी हो सकता है, वो UBL, MCB, अमेरिकन बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है। वो मतलब इस बात का ये हुआ कि जब तक वो बैंक चाहता है तो तब तक वो करेंसी या वो चेक कारामद है। अगर वो बैंक ने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया तो हम उस बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो किसी भी काम का नहीं रहता। जहाँ तक कैश की बात है, हमने अब इराक़ की करेंसी देखी है वीडियोस में, बैंकों के आगे ढेर के ढेर लगे हुए थे और कोई उसको उठाने वाला नहीं था। वजह यह था कि इराक़ की गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी थी, तो उसके बाद उसके कैश की कोई भी वैल्यू नहीं रही। इसी तरह बैंक भी है। बैंक जब दिवालिया हो जाते हैं तो चाहे आपके बैंक स्टेटमेंट में आपके अकाउंट में जितना भी अमाउंट पड़ा हो, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, बैंक आपको वो दे ही नहीं पाता। तो इस वजह से कमोडिटी तो एक ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन उसके बाद जो कैश है उसके बैक पे गवर्नमेंट है, बैंक के बैक पे इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ इदारे हैं जो उस बैंक को चला रहे हैं। तो बात यह है कि ये तमाम की तमाम कैश की तमाम ट्रांजैक्शंस और बैंक की तमाम ट्रांजैक्शन ये सेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन कहलाती हैं और इनका कोई ना कोई मरकज़ रहता है। जैसे कि मैंने बताया, कैश का मरकज़ गवर्नमेंट है और बैंक का जो मरकज़ है, चेक का मरकज़ है, वो इंस्टीट्यूट है, वो इदारा है जो उसको चला रहा है। इस वजह से ज़रूरत पेश आई 2008 में। सन 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसमें बहुत सारे बैंक दिवालिया हो गए। उसके बाद एक साहिब सतोशी नाकामोटो साहब थे जापान के, उन्होंने सोचा कि हमारे इस कैश का क्या फ़ायदा अगर उसको चलाने वाले पीछे गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कल को ना रही तो हमारे माल का क्या होगा। इसी तरह हमारे माल के पीछे बैंक है, अगर कल को बैंक ना रहा तो हमारे माल का क्या होगा। इस वजह से उनके जहन में ख़्याल आया, ख़्याल बहुत सारे लोग पहले भी पेश कर चुके हैं। उन्होंने, सतोशी साहब ने इसको एक अमली जामा पहनाया और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई ताकि हम कैश यानी गवर्नमेंट से और बैंक यानी इंस्टीट्यूशन से छुटकारा हासिल कर सकें और स्टॉक की लेन देन में डायरेक्ट हम
पेयर टू पेयर, यानी आपस में लेन देन कर सकें और ऐसी कोई करेंसी मौजूद हो जिसके ऊपर तमाम लोग आपस में मुत्तफ़िक हों उसके लेन देन करने में और उसकी एक वैल्यू भी हो, लेकिन उसको ना कोई गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके और ना कोई उसको इंस्टीट्यूशन कोई इदारा कंट्रोल कर सके, वो किसी के कंट्रोल में ना हो, वो तमाम इंसान आपस में ही उसको कंट्रोल करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सोने को कंट्रोल करते हैं। सोने की बैग पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, सोने की बैग पे कोई भी इदारा नहीं है, सोने को हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, लेकिन उसकी एक मुस्लिमा हैसियत है जो मौजूद है और तमाम इंसान उसको तस्लीम करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये कैश से और बैंक से हमारी जान कैसे छूटेगी और ये हमारा लेजर उसका कैसे बनेगा और हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेन देन में कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक आसान मिसाल से इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़र्ज़ कीजिए 4 बंदे बैठे हुए हैं आपस में और वो 4 आपस में कारोबार करना चाह रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि उन्होंने ना बैंक को इस्तेमाल करना है, ना उन्होंने कैश को इस्तेमाल करना है, ना चेक को इस्तेमाल करना है, तो वो इसको कैसे लेके चलेंगे। देखिए ये 4 बंदे हैं, इनको हम नाम दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चार्ली, आमिर, मोहन और अली। इन 4 बंदों को हमने ये 4 नाम असाइन कर दिए और ये आपस में इस टेबल पर बैठकर कारोबार करते हैं, आपस में जो भी लेन देन है सारा का सारा करते हैं। उनके तरीक़ेकार ये होते हैं कि ये चारों अपने हाथ में एक कागज़ और पेन पकड़ते हैं और तमाम ट्रांजैक्शन जो भी लेन देन है 2 बंदों के बीच में या 3 बंदों के बीच में वो सारे लिखने लगते हैं। तो तकरीबन चारों के पास कुछ इस तरह की कॉपियाँ बनेंगी। ये बनेगी कॉपी ऑफ अली, चार्ली, मोहन और आमिर। ये चारों आपस में सारा दिन ट्रांजैक्शंस करेंगे। अब अली ने चार्ली को $10 दिए तो अली ने अपनी बुक में लिख दिया, चार्ली ने उसको अपनी बुक में लिख दिया कि अली ने चार्ली को $10 दिए और बाकी 2 ने भी अपनी अपनी किताबों में ये लिख दिया। फिर दूसरी ट्रांजैक्शन होती है, आमिर ने मोहन को $12 दिए, सब ने ये लिख लिया यही बात, और उसके बाद चार्ली ने अली को $5 दिए, बिल्कुल सेम। ये सारा दिन ट्रांजैक्शन होती रहेंगी, चारों अपने पास ये लिखते रहेंगे और डे एंड के ऊपर सारे अपने अपने टोटल निकाल देंगे। ये हमारे नॉर्मल अकाउंटिंग में भी यही होता है। ये जो हमने हिसाब बनाया है इसको डे बुक कहा जाता है, रोज़नामचा जिसको कहा जाता है, और उसकी बुनियाद पर बनने वाले जो नीचे खाते होते हैं उनको लेजर्स कहा जाता है। तो ये सारे दिन की ट्रांजैक्शन अगर ये 4 बंदे आपस में कर लेते हैं, इसको समझिएगा, ये बहुत बुनियादी बात है। पहली ट्रांजैक्शन है, अली ने चार्ली को $10 दिए, अली से 10 कम हो गए, चार्ली की तरफ $10 चले गए। फिर आमिर ने मोहन को $12 दिए, फिर चार्ली ने अली को $5 दिए। इसी हिसाब से सारे दिन का लेजर बनता रहता है और सम अप होता है बिल्कुल लास्ट पे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक और ट्रांजैक्शन मौजूद है, मैं इसको भी कर लेता हूँ। यहाँ आमिर ने चार्ली को $7 दिए। लेट मी टाइप, आमिर ने यहाँ पर चार्ली को $7 दिए। ठीक है, ये सम अप हो गया पूरा लेजर हमारा, जो मैंने यहाँ लिखा वो यहाँ भी कॉपी हो गया। इस लेजर के ज़रिए से डे एंड पे हमें पता लग जाएगा कि $22 अली को मिलने चाहिए, चार्ली को $46 मिलने चाहिए, मोहन $36 देगा और आमिर $32 देगा। यानी इन दोनों की तरफ डॉलर ज़्यादा चले गए हैं और इन दोनों ने दिए हैं, तो डे एंड के ऊपर इन्होंने जो भी स्टॉक की लेन देन करनी होगी वो कर लेंगे। ये हमने लेजर तो बना दिया, लेकिन इस लेजर में 2 बुनियादी ख़राबियाँ या कमज़ोरियाँ हैं। इन 2 बुनियादी ख़राबियों और कमज़ोरियों को हमने ख़त्म करना है। जब तक हम ये नहीं ख़त्म करेंगे हम इसको नहीं चला सकते पूरी दुनिया में। पहली बात ये कि अली ने चार्ली को $10 दिए, लेकिन चार्ली अपने पास लिखता है कि अली ने चार्ली को $5 दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल चार्ली अपनी तरफ से यहाँ पर फ्रॉड करता है, बाकी सबके पास 10 लिखा हुआ है लेकिन चार्ली के पास 5 लिखा हुआ है। डे एंड पे जब हम बैलेंस बनाएंगे चार्ली कहेगा कि भाई चार्ली का टोटल कुछ और आएगा, बाकियों का टोटल कुछ और आएगा। फिर दिन के अख्तिताम पे अली, मोहन और आमिर तीनों मिल बैठकर चार्ली को ये समझाएंगे कि नहीं भाई, आप दरोगोई से काम ले रहे हैं, आप दुरुस्त नहीं फरमा रहे और आपकी ये बात गलत है। इसको कन्विंस करना पड़ेगा। और नॉर्मली हमारे बिज़नेस सोसाइटी में ऐसा ही होता है, जब लेजर्स चलते हैं और इसके अंदर कोई फ़र्क आता है तो बाद में टैली करने में काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है। अगर ये एक आध या छोटी पैमाने पे ट्रांजैक्शन होगी तो समझ आता है, लेकिन अगर दुनिया में हज़ारों लोग इस तरीके से आपस में ट्रांजैक्शन करने लगे तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसके लिए। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि कोई इस तरीके का फ्रॉड करे। दूसरा
दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फ्रॉड करने का एक और तरीका हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आमिर यहाँ पर एंट्रीज़ बनाता जाए, आमिर अली से भी $1000 ले ले, चार्ली से भी $500 ले ले, मोहन से भी $300 ले ले और सारे डॉलर अपने पास वसूल कर ले और लेजर बिल्कुल सही बनाए, लेकिन डे एंड के ऊपर कहे कि मैंने आप सबसे स्टॉक तो ले लिया, लेकिन मेरे पास इसके इक्विवेलेंट अमाउंट है ही नहीं, मेरे पास इतनी अमाउंट है ही नहीं वो कि लेजर में मेरे देने बनते हैं। तो वो सारे दिन की मेहनत सबकी ज़ाया हो जाएगी, तमाम का तमाम जो भी उसने ख़रीदो फ़रोख्त की होगी आमिर को, वो रिटर्न करनी पड़ेगी। तो ऐसा भी हो सकता है। हम मार्केट में अक्सर देखते हैं कि कोई बंदा पूरी मार्केट से कोई कर्ज़ के ऊपर माल लेके गायब हो जाता है। तो ये गायब होने वाला चक्कर, ये इस लेजर की दूसरी सबसे बड़ी ख़राबी है। इन 2 ख़राबियों को हमने ख़त्म करना है और हमने इस ओपन डिस्ट्रीब्यूशन लेजर को पूरी दुनिया में फैलाना है। ठीक है, 2 गलतियां हैं इस लेजर के अंदर और एक हमारा मोटो है। हमें इन तीनों को हल करना है। देखते हैं सतोशी साहब ने बिटकॉइन के ज़रिए इन मामलात को कैसे हल किया। उसके लिए हम जाते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्टोग्राफी दरअसल ये 6 चीज़ें हैं। हमें बिटकॉइन तक पहुंचने के लिए पहले कि इन 5 चीज़ों को समझना पड़ेगा। हैश फंक्शन क्या चीज़ है? ये जो मामला मैंने आपको बताया, यहाँ पर 4 बंदों ने बैठ के जो डिस्कशन वगैरह की और एक प्रॉब्लम निकला, उसका हल यहाँ मौजूद है। लेकिन ये हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। पहले स्टेप पे आता है हैश फंक्शन। अब हैश फंक्शन क्या चीज़ है? हैश फंक्शन, या इसको हम SHA-256 भी कहते हैं, ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी कंप्यूटर के डेटा को कंप्यूटर के फिंगरप्रिंट के अंदर कन्वर्ट करता है। कैसे? ये एक वेबसाइट मेरे सामने खुली हुई है, ये शॉ जनरेटर है। ठीक है, आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपको 20 ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो शॉ जनरेटर है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, अपना एक लेटर डालता हूँ, मैंने जैसे लिखा 1, और हमें इधर SHA-256 हेक्स हैश को देखना है। क्रिप्टोग्राफी में ये फंक्शन इस्तेमाल होता है, SHA-256 हैश। अब देखें, 1 को मैं चेंज करता हूँ, 2 करता हूँ, ये मुकम्मल ही चेंज हो गया। अब मैं इसको 3 करता हूँ, ये मुकम्मल ही चेंज हो गया। 4 पे ये बिल्कुल चेंज हो गया। 5 पे ये बिल्कुल चेंज हो गया। यानी ये SHA-256 हेक्स हैश है, ये हर करेक्टर के ऊपर चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाय, ये एग्जैक्टली चेंज है। मैं अपना नाम लिखता हूँ, ये एग्जैक्टली चेंज है। ठीक है, ये असल में करता क्या है, किसी भी डेटा को लेके, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखता हूँ ये, ठीक है, और इसको SHA-256 में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको इनकोड करके इसका बाइनरी निकालता हूँ। ठीक है, और 4-4 के ग्रुप बना देता हूँ या 6-6 के ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है, अब मेरे नाम का SHA-256 ये 010101 करके ये निकल आया। अब बात यह है कि इस बी को मैं छोटे की बजाय अगर बड़ा करूं तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। शुरू में पढ़िए 001100। अब मैं अगर छोटा बी लिखता हूं तो 1001111 आ रहा है। तो ये पूरा कोड मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है SHA-256 के अंदर आने के बाद। इसकी आपको एक आसान मिसाल भी देता हूँ, ये मैंने एक्सेल में भी इंसर्ट किया हुआ है। आप इस एक्सेल शीट को देखिएगा, यहाँ मेरा डेटा मौजूद है, यहाँ पे इसका SHA-256 का हेक्स फंक्शन एक्सेल निकाल रहा है और ये उसका बाइनरी फंक्शन है। ये मेरे नाम का हेक्स फंक्शन आ रहा है 9C47C। आप यहाँ देख सकते हैं। अगर यहाँ मैं अपना नाम इंसर्ट करता हूँ और इसका हेक्स फंक्शन देखता हूँ तो 9C47C2A, ये यहाँ भी एग्जैक्टली सेम दे रहा है। और इस डेटा को अगर मैं कॉपी करता हूँ, किसी और वेबसाइट में डालता हूँ, तो उधर भी 9C47C2A दे रहा है। और आखिर में DBD है, यहाँ भी आखिर में DBD यहाँ भी है और यहाँ भी है DBD। इसका मतलब क्या हुआ, SHA-256 हेक्स फंक्शन चाहे दुनिया में किसी भी जगह पे, किसी भी कंप्यूटर में, इंटरनेट के किसी भी वेबसाइट पर अगर आप डालें कोई ख़ास वर्ड, तो उसका आंसर एग्जैक्ट सेम होगा, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। यानी कंप्यूटर ने इस वर्ड का, ये जो लफ्ज़ है SAQIB, इसका बाइनरी कोड बना दिया। और इसको बाइनरी समझ लें और इसी बाइनरी कोड को हेक्स के अंदर यानी ABC 1 2 3 के अंदर कन्वर्ट करके ये फॉर्म निकल आई। ठीक है, अब मैं ये खाली स्पेस का ये आ रहा है E3BO, अगर मैं निकाल के दिखाऊँ आपको, ये 0 का फंक्शन, 1 का फंक्शन, 2 का फंक्शन, 3 4, आप देखेंगे कि इनमें आपस में कोई भी मुमासलत नहीं है। हम इसको किसी भी तौर पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर मुझे कोई वैसे नॉर्मली बता दे कि
नंबर 8 का मुझे आप हेक्स फंक्शन दे दें तो मैं कई साल गुजार के भी शायद ये कोड ना निकाल सकूं, जिसको कंप्यूटर फ़ौरन निकाल लेता है। इसी तरह 9, 10 हर चीज़ का। अब अगर मिसाल के तौर पे ज़ीरो का यहाँ पे 05CE आ रहा है तो मैं यहाँ अगर ज़ीरो लिखूँ तो भी वही आएगा। तो दुनिया में कहीं भी हेक्स फंक्शन अगर आप किसी भी नंबर का इंसर्ट करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक वर्ड होगा। इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ज़ीरो का हेक्स फंक्शन ये 5FECE आ रहा है ना, तो ये हेक्स फंक्शन दुनिया में किसी दूसरे वर्ड का, किसी दूसरे नंबर का, किसी भी चीज़ का नहीं हो सकता। ये ज़ीरो के लिए स्पेसिफिक है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरो के साथ ही आएगा। अच्छा, हैश फंक्शन की आपको एक और चीज़ दिखा दूँ मज़े की, कि सिर्फ़ और सिर्फ ये वर्ड के ऊपर काम नहीं करता, ये किसी भी किस्म के डेटा के ऊपर काम करता है। यहाँ मैंने अपने पास एक फ़ाइल रखी हुई है 114x। ये फ़ाइल मैं खोलता हूँ, ये देखें, ये फ़ाइल है 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी ये ऐसे भी 1000 पिक्सल हैं और ऐसे भी 1000 पिक्सल हैं। इस तस्वीर के अंदर कुल 10 लाख पिक्सल मौजूद हैं। ये मैंने एक वेबसाइट खोली है ऑनलाइन फ़ाइल चेक करने की। ये देखिए, इस फ़ाइल को मैं पकड़ के यहाँ ड्रॉप करता हूँ, ये मुझे इसका एक हेक्स फंक्शन देता है। हैश फंक्शन इसका SHA-256 देता है मुझे, वो है 432 BCB। मैं इसी फाइल का दोबारा चेक करता हूँ, सेम दे रहा है 432 BCB, क्योंकि इस फाइल के अंदर मैंने कोई तब्दीली नहीं पैदा की। 432 BCB। अब देखिएगा, अगर मैं इस फाइल को एडिट करूँ और इसके 10 लाख पिक्सल में से किसी एक पिक्सल को कलर दे दूँ, कोई भी कलर, एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्रीन कलर किसी भी एक पिक्सल को दे दूँ और फाइल को सेव करूँ। अब इसको मैं लेके जाता हूँ, पहले था ये 432 BCB, अब इसका हेक्स फंक्शन 7A4E0 बन गया, यानी किसी किस्म की कोई मुमासलत नहीं, पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही इसका चेंज हो गया। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर तब्दीली आ गई। अब ये हेक्स फंक्शन इतना कोई ख़तरनाक फंक्शन है कि ज़रा सी भी फाइल के अंदर चेंजिंग हो जाए तो ये उसको मुकम्मल तौर पर बदल देता है, उसकी हैयत ही बदल देता है, उसकी सूरत और शक्ल ही बदल देता है। इस वजह से आपको मालूम हो के बहुत अच्छा लगेगा कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी के अंदर भी हेक्स फंक्शन बहुत इस्तेमाल होता है। आप कोई भी वेबसाइट खोलें, ठीक है, और उसकी आप सिक्योरिटी मालूम करें। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये SHA-256 की सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त है कि आपके तमाम ब्राउज़र में और तमाम वेबसाइट्स के अंदर यही इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल wikipedia.com पेज खुला हुआ है वीनिस के नाम से, मेरा पसंदीदा शहर, और इसकी आप किसी भी वेबसाइट की सिक्योरिटी में जाकर यहाँ पे देखिएगा, इसकी सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन में, सिक्योरिटी में जाके इसके सर्टिफिकेट्स चेक करें। किसी भी वेबसाइट के आप अगर सर्टिफिकेट चेक करते हैं, इसकी जो आपको सिक्योरिटी मिलेगी वो आपको मिलेगी SHA-256 विद RSA इंक्रिप्शन, ये इसका सिग्नेचर है। इसके अलावा अगर आप किसी भी दूसरे वेबसाइट पर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाइनेंस है, बिटकॉइन काफ़ी नीचे आ रहा है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो उसकी सिक्योरिटी में भी आपको कनेक्शन की इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स, और इसमें भी आपको नज़र आएगा RSA SHA-256 विद RSA इंक्रिप्शन, ये इसका सिग्नेचर एल्गोरिदम है। तो ये SHA-256 आपको बहुत सारी जगहों में मिलेगा, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में मिलेगा, और ये एक बहुत ज़बरदस्त इनकोडर है तमाम डेटा के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना किसी भी जगह का पासवर्ड लगाना हो, मैं अपना नाम अगर टाइप करता हूँ पासवर्ड में, छोटी ABC में, स्मॉल में साकिब, इसको कोई भी क्रैक कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ एलिफेंट, ELEPH, एलिफेंट, इसको कोई भी क्रैक कर सकता है। लेकिन अगर मैं एलिफेंट को SHA-256 गेट SHA-256 करके इसका हैश फंक्शन निकाल लूँ और CD08C ये पासवर्ड रख दूँ, तो आपका क्या ख्याल है, इसको कोई क्रैक कर सकेगा? पॉसिबल ही नहीं है इसको क्रैक करना। कंप्यूटर सालों के साल लगा के, सदियों की सदियां लगा के ये कोड नहीं खोल सकते जितना लंबा ये कोड है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी सिक्योरिटी को हर जगह माना जाता है, समझा जाता है। अब बात यह है कि मैं ख़ुद इसको कैसे खोलूँगा। ईज़ी है, किसी भी जगह पे जाइए आप और टाइप कीजिए ELEPHANT SHA-56 निकालिएगा, आपको CD08C4 ये आपको नज़र आ जाएगा। आपका जो बेसिक पासवर्ड है, आपने सिंपल नंबर डालना है और उसका SHA-256 मालूम करना है। आप
ज़रूरी नहीं है SHA-256 डालें, आप SHA-12 भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, बहुत सारे इनकोडिंग के तरीके हैं। 256 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये सबसे बड़ा कोड है और बिटकॉइन जब बन रहा था उस ज़माने में ये सबसे बड़ा कोड था, ऐसे कह सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, तो यानी आपको हैश फंक्शन की समझ आ गई, इसकी सिक्योरिटी आपको समझ आ गई और हैश फंक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, वो सब आपको पता लग गए। आपको मैंने पिक्चर से भी समझा दिया कि ये कितना एक ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर आप बड़े से बड़े डेटा को, आप चाहे 1 GB की फ़ाइल का हैश फंक्शन निकालें, आपको इतने ही नंबर मिलेंगे। और आप चाहे जितनी बड़ी जितनी छोटी फ़ाइल डालें, चाहे एक नंबर डालें या ज़ीरो डालें, उसका हैश फंक्शन आपको मालूम हो जाएगा। और वो हैश फंक्शन दुनिया में किसी और चीज़ को असाइन नहीं हो सकता, सिर्फ उसी एक ख़ास चीज़ को असाइन हो सकता है। ये तो हो गया हमारा हैश फंक्शन। हैश फंक्शन के बाद अब दूसरी चीज़ जो बनती है वो बनती है ब्लॉक मेकिंग, ब्लॉक डिफ़िकल्टी और ब्लॉक माइनिंग। SHA-256 के बाद ब्लॉक के ऊपर बात करते हैं कि व्हाट इज़ ब्लॉक। तो ब्लॉक मेकिंग, ब्लॉक डिफ़िकल्टी और ब्लॉक माइनिंग, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी समझ आएंगी। सबसे पहले मैं ब्लॉक डिफ़िकल्टी के ऊपर बात करता हूँ। डिफ़िकल्टी क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई कहता है कि भाई आपने मुझे ऐसा हैश फंक्शन देना है जिसके शुरू में एक ज़ीरो आता हो, तो ये एक मुश्किल काम है। मुझे एक एक करके सब देखने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि सबसे एक ज़ीरो कहाँ आ रहा है। अब इसके लिए मुझे शायद इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़े फंक्शन को, और मैं तब बता सकूँगा कि ज़ीरो कहाँ आ रहा है। ठीक है, ये देखिएगा ज़ीरो यहाँ आ रहा है 51 के ऊपर और 49 के ऊपर भी आ रहा है। तो अगर मुझे कहा जाए कि भाई आप जो है ना एक ज़ीरो की बजाय ऐसा मुझे नंबर निकाल के दें, यहाँ पे ऐसा डेटा निकाल के दें कि जिसमें यहाँ पर 2 ज़ीरो आ रहे हों, तो ये मेरे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी मज़ीद बढ़ जाएगी और मुझे इसको निकालना पड़ेगा काफ़ी थोड़ी सी मेहनत करके। मेहनत ऐसे करेंगे कि एक्सेल को कह देंगे कि भाई इसको आप सॉर्ट कर दें, सॉर्ट करें सी वाइज। ठीक है, ये देखें, ये कंप्यूटर ने हमें नंबर निकाल के दिया कि अगर 2 ज़ीरो आपको चाहिए तो आपको 286 तक नंबर्स ट्राई करने पड़ेंगे। 1 2 3 ट्राई करते करते जब आप 286 पे जाएंगे तो 286 पे आपको 2 ज़ीरो मिलेंगे। अगर मैं कंप्यूटर को कहता हूँ कि भाई मुझे ऐसी डिफ़िकल्टी चाहिए कि जिसके अंदर 3 ज़ीरो हो, डिफ़िकल्टी बढ़ा दी मैंने, तो ये थोड़ा सा और मुश्किल काम हो जाएगा कंप्यूटर के लिए भी कि इसको वो कैसे लेके चलेगा। इसको मज़ीद एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि हमें डिफ़िकल्टी लेवल 3 पे जाना है। 3 शायद हमें यहाँ तक कहीं मिल जाए। डिफ़िकल्टी लेवल 3 के ऊपर आके हमें बड़ी मुश्किल से अपना एक वर्ड मिलेगा और मिल चुका है। वो वर्ड है हमारा 3 ज़ीरो वाला। पहला है 886 और दूसरा है 1039 जिसके शुरू में 3 ज़ीरो आ रहे हैं। अब थोड़ा सा मज़ीद इसको मुश्किल करते हैं। हम कंप्यूटर को कहते हैं कि भाई आप हमें ऐसा वर्ड निकाल के दें जिसके शुरू में 4 ज़ीरो आते हों। ये काफ़ी मुश्किल है और लगता है इसके अंदर कंप्यूटर टाइम बहुत लगा देगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे देख लेता हूँ। अब ये कंप्यूटर क्या करेगा, पहले ट्राई करेगा 1, फिर ट्राई करेगा 2 3। ये जो नॉन्स लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि एक एक नंबर इसने ट्राई करना है, और माइन का मतलब ये है कि आप ट्राई मारते जाओ 1 पे 2 पे 3 पे, उस वक्त तक ट्राई करो जब तक आपके पास यहाँ पे 4 ज़ीरो ना आ जाए। कंप्यूटर ने बता दिया कि 88,484 वो पहला नंबर है। 88,484 वो पहला नंबर है जिसके अंदर 4 ज़ीरो आ रहे हैं। ये डिफ़िकल्टी हमें पता लग गई। ठीक है, तो ये जो नॉन्स है आप चेक कीजिएगा, पूरे ब्लॉक के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ब्लॉक नंबर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और अगर यहाँ और यहाँ कुछ भी ना हो और नॉन्स 88,000 कर दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 4 ज़ीरो की डिफ़िकल्टी 88,000 पे पूरी हो रही है। अब अगर ये हम ब्लॉक नंबर भी एक डाल लें, एक नई चीज़ का इजाफा कर दें, पूरा ब्लॉक ख़राब हो गया। ब्लॉक नंबर प्लस नॉन्स इनको मिला के इसका हैश फंक्शन वो नहीं बन रहा जो 4 ज़ीरो वाला था। आप दोबारा माइन करेंगे
दोबारा माइन करने से हमें पता लगेगा कि अगर ब्लॉक नंबर 1 डला हुआ हो तो 72,608 पे। और अब मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर कोई भी डेटा डाल लेता हूँ, अपना नाम डाल लेता हूँ। अब मैं इसको माइन करता हूँ। अब चूंकि इसमें कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, यहाँ तक कि छोटी ABC में भी अगर उसको मतलब कैप्स इसके हम स्मॉल करें, लार्ज करें, ठीक है, अपर केस या लोअर केस करें, उससे भी इस पे फ़र्क पड़ता है। अब ये 4 0 आने के लिए इसको 142,366 तक जाना पड़ा, ठीक है। तो ओवरऑल इसको कहते हैं ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर क्या होता है, हमारा नॉर्मल डेटा होता है जो हम पहले हैश के ऊपर सर्च कर रहे थे, जो हमारा ये डेटा था सारा, ठीक है। हमारे पास एक डेटा होता है ब्लॉक के अंदर, और ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक नंबर होता है, और उसके बाद हम कंप्यूटर को कहते हैं माइन करो। माइन करो का मतलब ये है कि एक एक करके नॉन्स चेक करो, ऐसा नॉन्स हमें निकाल के दो कि जिसके अंदर डिफ़िकल्टी 4 आ रही हो। डिफ़िकल्टी बढ़ भी सकती है, 6 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है, जिसको माइन करने के लिए एक पावरफुल कंप्यूटर को भी कहीं दिन लग जाते हैं ये नॉन्स चेक करते हुए, ठीक है। इसको कहते हैं ब्लॉक। अभी हमारा ब्लॉक बन गया, इसके अंदर हम डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कोई भी डेटा डाल सकते हैं, यहाँ तक कि हमने जो ये ट्रांजैक्शंस बनाई थी अली, चार्ली, मोहन और आमिर की, हमारा बुनियादी मोटो है इनको सिक्योर करना। हम चाहें तो हम इनको भी उधर डाल सकते हैं, तो थोड़ी देर बाद डाल के देखेंगे। अब हम जाते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर कि ब्लॉकचेन क्या चीज़ है। ब्लॉकचेन वही ब्लॉक है, वही नंबर है, वही नॉन्स है, वही डेटा है, बस इसके अंदर एक चीज़ का इजाफा हुआ है, प्रीवियस हैश का। प्रीवियस हैश क्या चीज़ है, ये सबसे पहला ब्लॉक है दुनिया का। दुनिया में ब्लॉकचेन का सबसे पहला ब्लॉक ये है, इसका नॉन्स है 11,316 और इसका प्रीवियस हैश 0 है। अब माइन करने के बाद, यानी 11,316 तक जाने के बाद, अब हमें पता लगा कि भाई इसका हैश फंक्शन निकल आया, ये 4 0 के बाद 15 78 83 B। इस हैश को हमने एक और ब्लॉक बनाया, इस ब्लॉक नंबर 1 को हमने ब्लॉक नंबर 2 कर दिया, और इस 4 0 15 78 15 78 3B को हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, प्रीवियस में डाल दिया। अब होगा क्या, अगर हम इस ब्लॉक की कॉपी बनाना चाहें, ब्लॉक नंबर 1 कर दें, नॉन्स को हम वहीं से कॉपी करें 11,316, ठीक है। अगर हम इस ब्लॉक की यहाँ कॉपी बनाएं तो ये कॉपी कभी भी काम नहीं करेगी, क्योंकि हम इसको नहीं चेंज कर सकते। ये यहाँ पे जो हैश है वही हैश यहाँ पे भी कॉपी हो रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। हमें इस वजह से इसमें किसी किस्म की कॉपी बनाने की इजाज़त नहीं है, हम इसको माइन ही कर सकते हैं। इसको माइन करते हैं, यहाँ पे 4 0 12 FA आ जाता है, ये अब नेक्स्ट के प्रीवियस में डल जाएगा। तो आप देख रहे हैं जिस तरह ये ब्लॉक मौजूद है, हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक का हैश अपने साथ ऐड कर रहा है। इस तरह ये ब्लॉक का हैश यहाँ ऐड हो रहा है, और इस ब्लॉक का हैश आखिर में DDD है, ये यहाँ ऐड हो रहा है, और ये यहाँ ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर किसी भी ब्लॉक में पीछे जाके किसी भी चीज़ का इजाफा करता हूँ यहाँ पे, तो ये ब्लॉक ख़राब हो जाएगा, इसका हैश 4 0 नहीं रहेगा, और चूंकि ये 4 0 नहीं रहेगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये भी 4 0 नहीं रहेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा आगे, और आगे के जितने भी ब्लॉक हैं सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे। अगर पिछले ब्लॉक के डेटा के अंदर किसी ने कोई भी गड़बड़ की तो ये सारा कुछ ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये है ब्लॉकचेन। अब इसको देखते हैं हमारी मिसाल के साथ। हमारा नंबर 1 प्रॉब्लम था कि कोई अपने साथ चेंजिंग ना करे, अब उसका मसला तो हमारे पास हल हो जाएगा। यही डेटा तमाम के तमाम लोग, ये जितने भी लेजर हैं, आमिर, मोहन, चार्ली और अली, अगर अपने इस डेटा को किसी भी कागज़ पे लिखने की बजाय अपने हैश फंक्शन के अंदर, अपने ब्लॉक के अंदर डालते हैं, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर डेटा डाला जाएगा पूरा ब्लॉक ख़राब हो जाएगा। अली ने, मोहन ने, सब ने क्या करना है, ये पूरा का पूरा डेटा इसके अंदर लिखना है और उसको माइन कर देना है, ठीक है। और माइन करने के बाद इसका जो भी नॉन्स आएगा वो नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगले दिन की ट्रांजैक्शंस शुरू हो जाएंगी, उसके बाद अगले दिन की ट्रांजैक्शंस शुरू हो जाएंगी। तो डेली इन्होंने ये ट्रांजैक्शंस बनानी है, उनको माइन करना है। इस माइनिंग का फ़ायदा क्या होगा कि वो पीछे डेट में जाकर कोई भी एंट्री चेंज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। एक फ़ायदा ये होगा,
मैं आपको इसी मिसाल के तौर पे बताता हूँ। ये माइन हो गया एक ब्लॉक, इसी तरह अगला होगा, इसी तरह अगला होगा। लेकिन ये माइनिंग हर बंदा अपने अपने लिए करेगा। जितने भी बंदे हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें डिस्ट्रीब्यूटेड में पेयर ए, पेयर बी और पेयर सी, 3 किस्म के लोग हमने यहाँ बनाए हुए हैं और तीनों के ब्लॉक एग्जैक्टली द सेम है। ठीक है, यहाँ तक के इनके आखिरी हैश है E4B9। इधर देख लें, इसका लास्ट हैश E4B9, यानी 4 ज़ीरो की डिफ़िकल्टी के बाद E4B9, और यहाँ भी देख लें 4 ज़ीरो के बाद E4B9। ठीक है, तो अगर ये तीन बंदे आप यहाँ पे एग्जांपल में 3 दिए गए, यानी कि ये 3 किस्म के लोग 3 किस्म की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन लेजर में। और कोई भी जाके फॉर एग्जांपल ये जो 3 है, ये जाके उसके अंदर कहीं भी चेंजिंग करता है, एक ज़ीरो डाल लेता है फॉर एग्जांपल, तो उसका ब्लॉक एक्सेप्टेड नहीं होगा किसी के नज़दीक भी, क्योंकि वो उसकी डिफ़िकल्टी 4 ज़ीरो नहीं है। यानी सबको डेटा भी बनाना पड़ेगा और सबको माइन भी करना पड़ेगा। ये माइन करके ओके, ये सारा का सारा माइन हो गया। अगर वो इसके अंदर कोई फॉर एग्जांपल 2 एंट्रियाँ गलत कर देता है तो वो उसको दोबारा माइन करेगा। जितनी बार वो चेंजिंग करेगा उतनी बार उसको माइनिंग करनी पड़ेगी। देखिए, इसकी माइनिंग कंप्लीट हो जाए और इसकी माइनिंग कंप्लीट होने के बाद 4 ज़ीरो आ गए, लेकिन आगे का पूरा कोड बदला हुआ है। पहले यहाँ कुछ और कोड था, अब इसको भी माइन करना पड़ेगा। अब ये माइनिंग करने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी, इसका ब्लॉक एक्सेप्टेबल है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, ब्लॉक तो एक्सेप्टेड है बिल्कुल, लेकिन ब्लॉक का जो ये हैश फंक्शन है, क्लोजिंग फंक्शन, ये ख़राब है। वजह क्या है? क्योंकि 4 ज़ीरो के बाद 52A3 है, यहाँ 4 ज़ीरो के बाद 0E4B है, और यहाँ पे 4 ज़ीरो के बाद 03 और 0E4B है। ठीक है, तो यानी पेयर ए और पेयर बी आपस में इस बात पर एक्सेप्टेड हैं कि हमारा ये जो हैश चल रहा है बिल्कुल सही है। ये तीसरा जो है, इसने गड़बड़ की है, तो वो दोनों मिलकर इसको कहेंगे कि भाई आपका डेटा सही नहीं है, आप अपने डेटा को ठीक करो, ठीक करोगे उसके बाद बात होगी। तो उसको चारों नाचार अपने डेटा को क्लियर करना पड़ेगा। अब इस किस्म की ट्रांजैक्शन में कोई पागल ही होगा जो कोई किसी किस्म की गलती करेगा। गलती करने के बाद उसको अपने डेटा को माइन भी करना पड़ेगा, और इतनी मेहनत करने के बाद, रोज़ाना की डेटा की माइनिंग करने के बाद और एक नॉन्स ढूंढने के बाद भी जब वो अपना ये आखिरी हैश फंक्शन दूसरे के सामने रखेगा तो दूसरे को फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसके डेटा के अंदर गलती है। बाकी हैश फंक्शन का तो आपने देख लिया कि ये कितना इसको कोई कुत्ता कमीना आप फंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा फंक्शन है कि ये किसी किस्म की गलती को बर्दाश्त ही नहीं करता, ये पूरा कोड चेंज कर देता है। अब मैंने आपको पिक्चर वाली मिसाल से बताया कि 10 मिलियन पिक्सल में से अगर एक पिक्सल को भी छेड़ दिया जाए तो वो पूरा का पूरा डेटा बिल्कुल तब्दील होकर रह जाता है। तो इस वजह से हमारा जो एक मसला था कि कोई चेंजिंग ना करे, उसका मसला तो हमारा हल हो जाएगा इस तरीके से। जो गलती करेगा उसका ब्लॉक तस्लीम ही नहीं किया जाएगा। दूसरा हमारा मसला ये था कि कोई भी एक बंदा बाकी सबसे बहुत सारे डॉलर वसूल कर ले और डे एंड के ऊपर या मंथ एंड के ऊपर या जब भी उन्होंने क्लोज़ करना है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करे। फॉर एग्जांपल, आमिर ने सबसे वसूल कर लिए, अब इसके पास $32 हैं, लेकिन ये देने को तैयार नहीं है। ये कहता है मेरे पास मौजूद ही नहीं है, आपने अपना माल वापस लेना है तो ले लो। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इससे बचने के लिए ब्लॉकचेन के अंदर टोकन्स बनाए गए। ठीक है, अभी हमने ब्लॉक के मेकिंग के बारे में बात कर ली, ब्लॉक की डिफ़िकल्टी क्या होती है, 4 ज़ीरो है, 5 ज़ीरो है, 10 ज़ीरो है, वो बता दी, और ब्लॉक की माइनिंग आपको बता दी। ठीक है, और हर ब्लॉक का क्लोजिंग हैश फंक्शन अगले ब्लॉक के अंदर शामिल कर दिया जाता है और उसी से एक चेन बनता है, उसको ब्लॉकचेन कहते हैं। ये तमाम चीज़ें हैश फंक्शन पे बनती हैं, ये पता लग गई आपको। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम था कि कोई एक बंदा सबसे सब कुछ वसूल करके और आखिर में कहे कि मेरे पास है ही नहीं और लेके फ़रार हो जाए, तो उसका क्या करेंगे? उसका करने के लिए टोकन्स बनाए गए हैं। उस टोकन को आप बिटकॉइन भी कह सकते हैं। असल में होता है ब्लॉक रिवॉर्ड। कैसे? चलें इस पे बात करते हैं। होता ऐसा है कि हम तमाम ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं, जैसे अब हम देख रहे थे 3 किस्म के पेयर हैं,
ब्लॉक नंबर इसके बारे में हम जानते हैं, नॉन्स इसके बारे में हम जानते हैं, प्रीवियस फंक्शन हम जानते हैं, हैश फंक्शन हम जानते हैं और डेटा। अब डेटा डालने से पहले हम ये कर सकते हैं कि हम इन तमाम लोगों को कह दें कि भाई डे शुरू होने पे आप सब ने आके अपने $100 यहाँ पर हमें जमा कर देने हैं इसी टेबल के ऊपर। 4 बंदों की जो मिसाल दी थी मैंने कि 4 बंदे मिलकर आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो सबसे पहले टेबल पर अपने $100 रख दें। अब मोहन, अली, आमिर और चार्ली $100 रख देगा। ये जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे इसी $100 के अंदर करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर अली चार्ली को $10 देता है तो ठीक है, अली बाद में आमिर को $15 देता है तो ठीक है, लेकिन अगर अली चार्ली को कहेगा कि मैंने तुम्हें $120 दिए हैं तो ये एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अली के पास $120 थे ही नहीं, उसने अपनी सिर्फ़ और सिर्फ $100 ऐड किए थे अपने वॉलेट में या अपने हिसाब में, अपने लेजर के शुरू में। तो इस चीज़ को कहते हैं, लेकिन ये तो डॉलर है और हमें तो बैंक से जान छुड़ानी है। तो इसके लिए तरीक़ाकार ये हो सकता है कि भाई जो भी बंदा सबसे पहले इसको माइन करेगा, जो भी बंदा सबसे पहले इस डेटा को माइन करेगा, उसको रिवॉर्ड के तौर पर कॉइन बेस कह लें, कुछ भी कह लें, उसको $100 मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ डेटा में देखें, ये ब्लॉक माइन किया है एंडर्स ने तो $100, ये अमेरिकन डॉलर नहीं, इसको आप लेजर डॉलर समझ लें, इसको आप बिटकॉइन समझ लें, इथेरियम समझ लें, कोई भी कॉइन समझ लें। ये माइन करने पर एंडर्स को 100 बिटकॉइन या $100 का लेजर डॉलर का रिवॉर्ड मिला। अब अगले ब्लॉक में ब्लॉक नंबर 2 होगा, ठीक है, और ये तमाम डेटा होगा। एंडर्स ने सोफ़ी को $10 दिए, क्यों? क्योंकि एंडर्स के पास थे 100। अब समझ लेंगे 100 बिटकॉइन है। पहले दिन पे एंडर्स को 100 बिटकॉइन माइन करने की वजह से मिल गए। उसमें से नेक्स्ट डे उसने $10 दिए, सोफ़ी को $20 दिए, लूकस को $15 दिए, एमिली को $15 दिए, मार्डिस को, ठीक है। और उसके बाद ये तमाम डेटा डाल के, क्योंकि इस डेटा के हर वर्ड, हर फंक्शन, हर ज़ीरो से ये हैश फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। इस 10 को मैं अगर 10.1 कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा ब्लॉक ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको 0 ही रखूँगा, ठीक है। अगर एंडर कहता है कि मैंने सोफ़ी को नहीं दिए, मैंने सोफ़ी की बजाय सोफ़िया को दिए हैं, तो भी सारा डेटा ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से इन तमाम ओपन डिस्ट्रीब्यूशन लेजर के तमाम जो रूल्स थे जो हमने पहले देखे, वो सब इसमें अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ तक कि ये हैश फंक्शन जो पिछला आ रहा है ये भी इधर कॉपी हो रहा है। अब एंडर्स इसी डिस्ट्रीब्यूशन लेजर में मिलने वाले 100 बिटकॉइन जो हैं उनको आगे ट्रांसफ़र करता जा रहा है। अब ये ट्रांसफ़र करने के बाद अब नेक्स्ट के अंदर एमिली जो है जैक्स को दे दिया $10, क्योंकि एमिली को एंडर्स ने $15 दिए थे या 15 बिटकॉइन दिए थे, तो एमिली के पास थे, उसने उसमें से दे दिए। अब हर बार ये पूरा डेटा एंडर्स लेता है लोगों से और ये लेजर में डालता है और उसको माइन करता है। एंडर्स पहले कामयाब हो जाता है माइन करने में, एंडर्स का कंप्यूटर पहले कामयाब होता है, तो ये $100 या 100 बिटकॉइन एंडर्स को मिलते हैं। उसके बाद भी एंडर्स कामयाब होता है, उसको मिलते हैं, उसके बाद भी एंडर्स, उसके बाद सोफ़िया, ये तमाम डेटा, क्योंकि ये लेजर तो तमाम लोग चला रहे हैं, ये नीचे देख सकते हैं आप, 3 साथ चल रहे हैं, ये हर कोई बना रहा है, लेकिन जो पहले ये तमाम डेटा डाल के माइन करने में कामयाब हो जाता है उसको मिल जाते हैं ये $100 लेजर डॉलर या 100 बिटकॉइन, ठीक है। तो बिटकॉइन की माइनिंग ये होती है, जो भी बंदा इस तमाम डेटा को वैलिडेट करता है, इस तमाम डेटा को हैश फंक्शन में डाल के उसको माइन करके ये डिफ़िकल्टी लेवल पे पूरा उतरता है, उसको मिलते हैं रिवॉर्ड के तौर पर 100 कॉइन बेस के डॉलर या 100 बिटकॉइन या कुछ भी आप उसका नाम रख लें, कोई भी क्रिप्टो करेंसी नाम रख लें। तो बिटकॉइन इस तरीके से माइन होता है, इस तरीके से लोगों को इसका रिवॉर्ड मिलता है। ये जो $100 नज़र आ रहा है ये रिवॉर्ड है, और वो रिवॉर्ड मिलने के बाद वही रिवॉर्ड लोगों के अंदर आपस में एक दूसरे को दिया जाता है। तो दुनिया में जितना भी बिटकॉइन इस वक्त मौजूद है, जितना भी इस वक्त एग्जिस्ट करता है, वो तमाम का तमाम कभी ना कभी किसी ना किसी ने माइन किया होता है। अब इसको चेक करते हैं कि वाकई ये जो हमने थ्योरी सारी की सारी पढ़ी और ये तमाम चीज़ें हमने इसके ऊपर देखी कि बिटकॉइन तक पहुँच, हैश फंक्शन से लेके बिटकॉइन तक पहुँचना हमने कैसे किया, बल्कि ट्रांजैक्शंस, एवरीथिंग अराउंड अस इज ट्रांजैक्शन से हम बिटकॉइन तक कैसे पहुँचे, ये पूरी कहानी तो हमने कर ली। अब इस तमाम थ्योरी को अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में कि क्या वाकई बिटकॉइन ऐसा है
क्या बिटकॉइन इसी तरीके से काम करता है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जाना है blockchain.com पे। blockchain.com पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे पता लगेगा कि क्या वाकई बिटकॉइन ऐसे काम करता है या नहीं। मैं आपको इसको सर्च करके दिखाता हूँ। blockchain.com में आप तमाम के तमाम ब्लॉक सर्च करते हैं। मैं जाता हूँ और मैं पहला ब्लॉक सर्च करता हूँ, दुनिया में बनने वाला पहला ब्लॉक बिटकॉइन का कब बना था, क्यों बना था। अब आपको बिटकॉइन का भी यहाँ ब्लॉक मिलेगा, इथेरियम का भी मिलेगा, बिटकॉइन हैश का भी ब्लॉक आपको मिलेगा। मैं बिटकॉइन का सबसे पहला ब्लॉक देखता हूँ। सबसे पहला ब्लॉक मेरे सामने है। दिस ब्लॉक वॉज माइंड ऑन 9 जनवरी 2009 सुबह 7:54 पाकिस्तानी टाइम बाय अननोन। हम नहीं जानते ये किसने बताया था। ये जो हमारा पहला ब्लॉक बना, 6,87,589 लोग अब तक इसकी तायीद कर चुके हैं। 6,87,000 लोग कौन हैं? मिसाल के तौर पे एंडर्स ने जब ये पहले 100 बिटकॉइन बनाए और पहला ब्लॉक माइन किया, उसके बाद ये जो हैश था अगले में चला गया, अगले ने भी इसको माइन किया, इसके बाद तीसरे ने किया, चौथे ने किया, पांचवें ने किया। ठीक है, अब ये 5 ब्लॉक और इसका ये हैश फंक्शन इस बात का सबूत है कि एंडर्स ने ये पहला ब्लॉक माइन किया था। ठीक है, और यहाँ पर इस हैश फंक्शन का करेक्ट होना और इस कलर का ग्रीन होना हमें इस बात का सबूत दे रहा है कि ये 5वां ब्लॉक है। तो इससे पीछे 4 ब्लॉक हो चुके हैं, यानी हर ब्लॉक का नंबर हमें ये बता देगा कि इससे पीछे कितने ब्लॉक हुए हैं। और ये 5 बता रहा है कि ये पहले ब्लॉक की 5 कन्फर्मेशंस हो चुकी हैं। पहली कन्फर्मेशन इसकी यहाँ हुई, इसी पहले ब्लॉक की कन्फर्मेशन यहाँ भी हुई, इसी पहले ब्लॉक की कन्फर्मेशन यहाँ भी हुई, चौथे में भी हुई, 5वीं भी हुई। यानी ये 5 के 5 लोग ये बता रहे हैं कि हाँ पहला ब्लॉक बना था, वो दुरुस्त था और वो अब तक काम कर रहा है। तो ये 6,87,589 अब तक कन्फर्मेशंस हो चुकी हैं कि ये पहला ब्लॉक बना हुआ है। अब ये पहले ब्लॉक के बारे में हम डिटेल देखते हैं। पहले ब्लॉक का हैश ये था, डिफ़िकल्टी आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा है। ठीक है, इसकी कन्फर्मेशंस ये हो चुकी हैं। ये बना था 9 जनवरी 2009 सुबह 7:54 पे। पता नहीं किसने बनाया था। डिफ़िकल्टीज़ की बहुत कम थी, यानी ये सादा कंप्यूटर के ऊपर भी माइन किया जा सकता है। ठीक है, और ये बनने के ऊपर 50 बिटकॉइन का रिवॉर्ड बना था। ये सतोशी नाकामोटो ने अपने नॉर्मल कंप्यूटर के ऊपर माइन किया था और उसको इसके 50 बिटकॉइन मिले थे। और जनाब अली के पास अब तकरीबन कोई 10-11 लाख बिटकॉइन मौजूद हैं और जनाब अली बिल्कुल गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं है। अब ये 6,87,589 अब तक कन्फर्मेशन हो चुकी हैं। अब मैं दूसरा ब्लॉक चेक करता हूँ, मुझे दूसरे ब्लॉक के बारे में बताया जाएगा। दूसरा ब्लॉक बना था अगले मिनट 7:55 पे। डिफ़िकल्टी उसकी भी 1 ही थी और उसमें भी इनको मिले थे 50 बिटकॉइन 1 मिनट बाद। यानी हर 10 मिनट बाद नॉर्मली बिटकॉइन का एक ब्लॉक माइन होता है। शुरू में कंप्यूटर शायद उसको नहीं माइन कर पा रहा था या उसके डेटा उसको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, इस वजह से ये टाइम के थोड़े थोड़े फ़र्क आ रहे हैं। अगला 8:02 पे हर 10 मिनट बाद मेहरबान साहब 50-50 बिटकॉइन ले रहे हैं। आजकल एक बिटकॉइन जमा करना बहुत मुश्किल बात है, उस ज़माने में हर 10 मिनट बाद 50-50 फ्री मिलते थे। खैर, इसकी 6,87,587 कन्फर्मेशन हो चुकी हैं। अब मैं देखता हूँ 6,87,587 नंबर ब्लॉक, इसमें क्या हो रहा है। ये अभी चंद मिनट पहले बना हुआ ब्लॉक होगा। इसकी आप डिफ़िकल्टी चेक करें पहले की और इसकी कितनी ज़्यादा है उसके मुकाबले में। एक ज़ीरो बढ़ने पर हम हज़ारों लाखों हैश आगे जाना पड़ता है। इसकी कन्फर्मेशन 3 हुई है, लगता है इसके बाद 3 बने हैं। अभी तारीख हो रही है 15 जून 12:53। ये 15 जून 2021, ये अब से कुछ ये 11 मिनट पे हुआ था, अभी 53 बज रहे हैं। तो मतलब कि ये ब्लॉक अब से कुछ 40 मिनट पहले बना होगा, 42 मिनट पहले ये ब्लॉक। और इसको स्लश पूल ने माइन किया है। ये बड़े बड़े पूल बना के लोग आपस में माइनिंग कर रहे हैं। इसकी डिफ़िकल्टी चेक करें, मिलियन बिलियन ट्रिलियन के अंदर है। और इसका रिवॉर्ड जो इनको मिला है 6.25 BTC। ये जो माइन करने वाला है स्लश पूल, इसको 6.25 बिटकॉइन अभी इस वक्त
40 मिनट पहले या 45 मिनट पहले इनको ये मिल चुके हैं। तो ये जो थ्योरी हमने सारी की सारी बात की, एग्जैक्टली यही तमाम थ्योरी ओरिजिनल बिटकॉइन के अंदर चल रही है। और इससे आपको पता लग जाएगा कि जो थ्योरी आपने सीखी है वो बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई बात नहीं है। अब यही बिटकॉइन बन रहे हैं और यही एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ बताया था कि हम यहाँ पे जो चीज़ माइन करेंगे उसी को एक दूसरे को देंगे, और दुनिया में चलने वाले एक्चुअल डॉलर के मुकाबले में इसको रखेंगे, और इसकी वैल्यू इसी वजह से कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। जब बहुत सारे लोग इसको ख़रीदने आएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, बहुत सारे लोग इसको बेचेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो मैंने आपको आज की वीडियो में तमाम चीज़ें बताई कि हमें ट्रांजैक्शंस करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, और फिर हमें गवर्नमेंट और बैंक्स इंस्टीट्यूशन से जान छुड़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसको करने के लिए हमें इस तरह के लेजर क्यों बनाने पड़ते हैं, और इस तरह के लेजर की ख़राबियाँ क्या हैं, और उन ख़राबियों को दूर करने के लिए ब्लॉकचेन अपना किरदार कैसे अदा करता है, हैश फंक्शन क्या है, ब्लॉक माइनिंग क्या है, ब्लॉक की डिफ़िकल्टी क्या है, और ब्लॉक बनने के बाद उसका चेन कैसे बनाते हैं, और ब्लॉक चेन के बाद हमें रिवॉर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और उस रिवॉर्ड को हम बिटकॉइन कहते हैं। तो ये थी तमाम कहानी। उम्मीद है आप तमाम दोस्तों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपने सीखा हो तो शुक्रिया भी अदा कर दीजिएगा। और शुक्रिया अदा करने के बाद अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी, नहीं करते तो भी कोई मसला नहीं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके अलावा ये जो आप अगर इसको ख़ुद करना चाहें तो इसका भी लिंक मैं साथ दे देता हूँ। ये एक डेमो है, जिन हज़रत ने बनाया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एंडर्स नाम है हज़रत का, और उन्होंने हमें सिखाने के लिए काफ़ी एक अच्छा ये प्लेटफॉर्म बनाया है। इसके अलावा ये हैश फंक्शन है, ये आप नॉर्मली ये crypti.com है, इस तरह शॉ जनरेटर है, इसी तरह ये SHA-256 चेकसम ऑनलाइन है। ये तमाम चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, और ये ब्लॉकचेन ये तो है ही वेबसाइट ऐसी कि आपको सब कुछ बता देगी। तो ये तमाम चीज़ें आप इस तरीके से सीख सकते हैं। और तब तक के लिए दूसरी वीडियो एक आपको बना के दूंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है। ये तो आपको मैंने इसका पास्ट और प्रेजेंट बताया, इसके काम करने का तरीका बताया, अब मैं आपको इसका फ्यूचर बताऊंगा अगली वीडियो में, और वो यकीनन आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी होगी। तो इससे सीखें, जब तक ये सीखा नहीं होगा आप इसके फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब इससे आप जितना सीख लेंगे उतना फ़ायदा होगा आपको। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, अपना ख्याल रखें।